बिहेवियर में चेंजेस आए। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन पहला आया एडोलेसेंट ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप मीन्स आपको लिखना है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, दैट इज मोर देन वन पर्सन और मोर देन टू पर्सन इफ combine together or remain in a society, तो that is called group. remain in a society, अगर एक साथ रहते हैं देन उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। एंड मेंटेन देयर सोशल बिहेवियर along with them other person of the society. सो ये हो गया आपका एडोलसेंट ग्रुप। व्हाट इज एडोलसेंट और एडोलसेंट पीरियड? दैट इज द टीनेज पीरियड, इट कम्स आफ्टर चाइल्डहुड पीरियड, इतना मेंशन करेंगे। सो पीरियड क्या है? टीनेज पीरियड को हम कहाँ से कहाँ तक रेंज रखें? 12 टू 19 ईयर्स। इन 12 टू 19 ईयर्स एज डिफरेंट और फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वुड बी फाउंड। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं या देख पाते हैं? तो उसको मेंशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में 7 to 8 पॉइंट्स में, राइट? देन गैंग एज हमने मेंशन किया, दैट इज अ रिवोल्यूशनरी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इफ चेंजेस ऑकर इन द स्कूल टाइम एज चिल्ड्रन ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विथ मेनी सोशल एक्टिविटीज। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं तो उसके सोशल एक्टिविटीज हमें इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हम जब स्कूल जा रहे हैं तो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मेनी चिल्ड्रंस आर देयर विद देयर डेफिनेट culture, definite religion factor, definite language system also. So they carry unique type of characteristics. So these unique characteristics or social behavior influence each other in social activities, through social activities. So through social activities we learn many things, हम learn करें बहुत सारे things को। तो ये सब कैसे होता है? इंट्रोडक्शन टू न्यू स्कूल सोसाइटी के थ्रू। हम जब स्कूल जाते हैं न्यू स्कूल सोसाइटी में लर्न करते बहुत सारे थिंग को, तब होता है। ग्रुप प्ले के थ्रू, ग्रुप में हम एक साथ मिल के खेल रहे हैं या फिर एक साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं। सॉरी कॉल आ गया। ओके, तो या फिर और क्या होगा? पीयर एज ग्रुप्स, तो है पीयर एज ग्रुप मीन्स सेम एज ग्रुप के चिल्ड्रन है। तो अभी हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ डांस करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, घूमेंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे। सो हम बहुत सारे डेफिनेट सोशल बिहेवियर को लर्न करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा सोशल बिहेवियर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये सोशल बिहेवियर चेंज हुआ तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गैंग एज और ग्रुप एज। तो ग्रुप एज मीन्स होता है आपका कौन सा पीरियड? दैट इज 2 to 6, 6 to 12। ये जो पीरियड है ना, इसी पीरियड में चेंजेस आते हैं। 6 to 12 में ही चेंजेस आते हैं, 2 to 6 में इतना चेंजेस नहीं आता है। 6 to 12 को हम ग्रुप एज और गैंग एज बोलते हैं। बिकॉज द लेट चाइल्डहुड, the late childhood period is a transition point between the early childhood and the adolescent period. So जब भी हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है तो हम धीरे धीरे बड़े होते हैं एंड चेंजेस आते रहते हैं, राइट? अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैंग है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैरी करते हैं, बस इतना ही मेंशन करना, हो गया खत्म, इतना ही है। फर्स्ट वन, ग्रुप प्लेस। अभी पॉइंट हमने मेंशन किया था, दैट इज ग्रुप प्लेस में आप एसोसिएटिव प्ले करिए, पैरेलल प्ले करिए, कोऑपरेटिव प्ले करिए, या फिर कैरेक्टर प्ले करिए, सॉलिटरी प्ले करिए, जैसे भी करना है। बट सॉलिटरी प्ले मेनली छोटे बच्चे करते हैं। पूरे 2 to 6 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने टॉयज को किसी को नहीं देते, वो याद रखिएगा, ठीक है? सॉलिटरी प्ले ओनली छोटे बच्चे करते हैं, एक्सेप्शनल केस है वो। देन नंबर 2, एक्सप्लोरिंग न्यू बिहेवियर। बिकॉज मैं आपके साथ रह रही हूँ, जैसे कि आपके साथ रह रही हूँ तो इन्फ्लुएंस करेगा ना, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज मुझे भी इन्फ्लुएंस करेंगे, मेरे थॉट्स आइडियाज आपको भी इन्फ्लुएंस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग न्यू बिहेवियर, बिकॉज आपके थ्रू मेरे में कुछ चेंजेस आए बिहेवियर में भी, तो दैट इज एक्सप्लोरिंग न्यू बिहेवियर। नंबर 3, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी क्या होता है ना, हम जब गैंग बना लेते हैं उसमें एक ना एक तो पर्सन क्या रहता है? लीडर जैसा बिहेव करेगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। कहाँ पे? एडोलेसेंस पीरियड में। स्टार्टिंग हो गया कहाँ पे? लेट चाइल्डहुड में, बट डेवलप्ड हो जाएगा कहाँ पे? आपके एडोलेसेंस पीरियड में, राइट? लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट नंबर 4, दैट इज अ डू नॉट लाइक टू मिस देयर फ्रेंड्स कंपनी। जब हम लोग छोटे थे, 6 से 12 साल के थे ना, तब एक साथ घूमना, खाना, इवन उसके घर जाके खा लूंगा, वो मेरे घर आके खा लेगा, ऐसा टाइप का बिहेवियर होता था। हम एक दूसरे को छोड़ना भी पसंद नहीं करते, ऐसा टाइप का। देन फिफ्थ, चाइल्ड लर्न्स मेनी गुड एंड बैड थिंग्स फ्रॉम गैंग। अभी गैंग में रह रहे हो तो हर एक का
कुछ ना कुछ बैड एंड गुड थिंग्स तो है। गुड थिंग्स को जैसे हम ले रहे हैं ना, वैसे बैड थिंग्स को भी हम लर्न करते हैं कभी कभी। वैसे बैड थिंग्स भी हम बोलना स्टार्ट करते हैं, बैड थिंग्स करना भी स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट नंबर 6, लर्न मेनी ड्रेसिंग स्टाइल्स। ऐसा होता है जैसे कि कस्टम्स में, अगर एक मुस्लिम के साथ मैं फ्रेंडशिप करती हूँ तो उनका जो भी ड्रेसिंग स्टाइल है तो मैं भी पहनूंगी वैसे, जो मेरा ड्रेसिंग स्टाइल है आप भी पहनेंगे वैसे। तो ये सारे चेंजेस है, सोशल बिहेवियर में चेंजेस आए। एंड मेनी काइंड्स ऑफ गेम्स एंड प्लेज ऑल्सो देयर। सो उसके अकॉर्डिंग गेम्स भी अलग अलग है, कस्टम वाइज कल्चर वाइज गेम्स भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से भी हम लर्न करते हैं। देन आता है क्या, मेन डिफरेंस, सेक्सुअल डिफरेंसेस। सेक्सुअल डिफरेंस का स्टार्टिंग हो रहा है बिकॉज 6 से 12 साल, 11 to 12 ईयर्स में पीवर्टी का ऑनसेटिंग होता है, दैट मीन्स स्टार्टिंग हो जाता है। तो उस पीरियड में चेंजेस आया क्या, boys are free to go anywhere and attend any program freely without parents. They are free, उनको फ्रीडम मिलता है, ठीक है। बट गर्ल्स क्या नहीं कर सकती, एंजॉय नहीं कर सकती अपने फ्रीडम को। गर्ल्स डू नॉट enjoy their freedom and always ट्राई टू हेल्प देयर मदर इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। उनके मदर को वो हेल्प करने को रह जाते, जैसे होता था पहले के टाइम पे स्कूल्स अगर बच्चे जाते थे ना, बॉयज़ को स्कूल्स भेजा जाता है फ्रीली, उनके लिए खाना बनाया जाता है सब कुछ। बट एक गर्ल चाइल्ड अगर गांव के टाइम, गांव में अभी के टाइम पे भी अगर देखोगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अभी भी गर्ल्स लोग स्कूल प्रॉपरली नहीं जाते बिकॉज कभी उनके मदर काम में है तो उनको घर संभालना है, ऐसे बोल के उनको रहना पड़ता है। बट एक बॉय अगर होता उसको कोई भी काम नहीं पड़ता, छोटे में जैसे कि 6 से 12 साल का है तो कुछ काम नहीं पड़ता, वो सिर्फ खाता है पीता है, कुछ थोड़ा बहुत दुकान से लाना रहता है तो इतना कर दिया, हो गया खत्म। तो ये सारे चेंजेस है, इतना लिखने से हो गया। समझ आया इतना, लिख पाओगे आप लोग, होगा कि नहीं, बोलिए बोलिए, ये सुन नो, हो जाएगा तो ठीक है। जिनका नहीं हुआ, सो अभी आज क्या करेंगे, कल सुबह मॉर्निंग में उठ के वन टाइम ये सारे जो वन वन पेज का मैं दे रही हूँ, प्लीज इसे नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। जैसे पैटर्न में लिखने के बोला गया है वैसे लिख लोगे, एंड जो आउट लगे है तो मुझे दिखा लोगे, ठीक है। सो मैं चेक कर लूंगी तो हो गया, अगर रॉन्ग निकलेगा मैं चेक कर दूंगी, करेक्शन भी कर दूंगी, ठीक है। हाँ बोलिए। नहीं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट, ओनली 1.5 पेज में कंप्लीट करना है, 1.5, मैक्सिमम 2 पेजेस है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, सो एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट, दो टॉपिक है, ठीक है। कंसेप्ट वाइज आपके बुक के इनसाइड में जो कंसेप्ट है ना उसको मैं बोल रही हूँ, द कोर एलिमेंट्स ऑफ दिस 4.4 इज एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट, causes of adjustment, causes of mal adjustment and remedies for that, and types of adjustment। इतना है, पहला पहला पार्ट इतना कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिफेंस मैकेनिज्म, why we are doing that type of defense mechanism against any type of critical situation, or how we handle this critical situation with a proper defense mechanism etc। इतने में एंड होता है पूरा, इतने पोर्शन को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे ना आपके बुक से ही मैं मार्क करके दी हूँ बिकॉज ये अच्छा वर्ड था, बहुत इजी था, ठीक है। इतने पोर्शन को आपको क्या करना है, एज एन इंट्रो आपको मेंशन करना है। सो एडजस्टमेंट क्या होता है, जस्ट लाइक मैं एडजस्ट कर लूंगी, दैट मीन्स क्या होता है, जैसे हम सोशल बीइंग है, ठीक है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही हैज ए यूनिक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हम इक्वल है ना, बिकॉज हमारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, एंड वी थिंक सिमिलरली, मतलब इक्वल नहीं हो सकता बट सिमिलरली हम थिंक कर सकते हैं, कोई भी थिंग के ऊपर, कोई भी थॉट के ऊपर आ जाते हैं, और भी 10 थिंग आएंगे बट उसमें से कुछ कुछ तो मैच करेगा, 2% तो मैच करता है हमारा। तो उस अकॉर्डिंग हम बोले कि ही हैज ए यूनिक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, टू ए सोशल एनवायरमेंट व्हाइल लिविंग एज अ मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप। हम जब एक ग्रुप में रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मेनी पीपल्स के कांटेक्ट में आते हैं, सो ही कम्स इनटू कांटेक्ट विद पीपल एंड डिफरेंट सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस के साथ आता है, एंड उसके साथ बहुत सारे लोगों के साथ भी आता है, ठीक है। एंड समटाइम्स वो क्या करता है, टू सबड्यू
एंड ऑन व्हिच ही हैज समथिंग फुल कंट्रोल। कुछ चीज़ों में ना वो सबके साथ मिलजुल के रहने को ट्राई करता है, एंड कुछ चीज़ों में वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। दैट मीन्स वो अपने आप को कंट्रोल करता है। एडजस्टमेंट मीन्स खुद को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। मैं एडजस्ट कर लूंगी इतनी जगह पे, एक न्यू जगह पे, ठीक है, कैसे करेंगे? बिकॉज हमारे पास खुद का कंट्रोल है। हम थिंक करते हैं हाँ आज ये कर लिया कल ये करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ये छोटा एडजस्टमेंट था। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही एडजस्टमेंट्स के पॉइंट्स आते हैं। कभी कभी एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पाता, जैसे कि एडजस्टमेंट हुआ, उसमें अगर डेफिशिएंसीज आते हैं ना, खराबी आता है, मतलब कमी हो गया, ये वन काइंड ऑफ बीमारी भी है। माल एडजस्टमेंट हम उसको बोलते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन होता है ना, कभी कभी ओवर खाना या फिर कभी कभी कम खाना, दोनों ही बीमार करता है। दोनों ही चीज बीमार करता है आपको। दैट मीन्स सपोज आप बहुत कम खा रहे हो तो पतले हो जाओगे, बीमार पड़ोगे। आपका वेट लॉस होगा, दैट इज मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो डिक्रीज करेगा। आप अनकॉन्शियस फील करेंगे कभी कभी, एंड कुछ चीज़ों को करने के लिए आप में एनर्जी ही नहीं रहेगा। ये हुआ। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माल न्यूट्रिशंस। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस का कमी रहा। अभी माल न्यूट्रिशंस को और एक ऑपोजिट वे में देखते हैं, दैट इज बहुत ज्यादा खा रहा है। कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा खा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, वेट इंक्रीज करेगा, एंड उसके साथ बॉडी डिफॉर्मिटी आएगा। दैट मीन्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बॉडी का, एंड धीरे 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 वो पर्सन बहुत कुछ बीमारी का शिकार बनेगा। दैट इज बहुत सारी बीमारी उसको पकड़ लेंगे एंड मर जाएगा। ऐसे होते रहते हैं, तो दोनों सिचुएशन ही खराब है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का अगर बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो गया तो वो भी वन काइंड ऑफ क्या हो गया, प्रेशराइज्ड कोई कर रहा है। आपको कंट्रोल करना था खुद को, बट अभी आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो इसके रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजन behind this maladjustment, उसको देखना है। So as a human being we are very free to adjust with the society and the other persons of the society and maintain our relationship, right? Because we are belonging to some similar society, because there are many societies with the many persons, many things, many thoughts, etc. ऐसा हो गया। अभी तक कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, ये जो कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? एडाप्टेशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं एडाप्टेशन, कोई चीज को ग्रहण करना। आपके अधिग्रहण में कोई चीज आया, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। आपने एक चीज को एडेप्ट किया, ठीक है। सो एडेप्ट हम क्या करते हैं, सोसाइटी कहाँ पे है, आपके सराउंडिंग में है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरमेंट एज वेल एज द सोशल डिमांड, सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। नो ह्यूमन बीइंग कैन लिव अपार्ट फ्रॉम हिज फिजिकल एनवायरमेंट। कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज सोसाइटी को छोड़ के, सोसाइटी में जो जितनी चीजें हैं ना उसको छोड़ के रह नहीं सकता। तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन है पता है, जैसे होता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे ही है। देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन चेन गोइंग ऑन बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट, ऐसा चलता रहता है। मैं आपको कुछ बोल दी तो ऐसा झगड़े कैसे लगते हैं, कन्फ्लिक्शन कैसे आता है, वो भी देखिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दी, ये आपको रॉन्ग लगा तो आपने मेरे को ओपिनियन दिया, अभी मुझे ये रॉन्ग लगा, फिर मैंने आपको दो बात बताई, आपको फिर से रॉन्ग लगा, तो ऐसे कंटिन्यू जब चल जाता है ये झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसका रिएक्शन ऑलवेज रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन चेन, ठीक है। पहला अगर एक्शन स्टेज होगा तो ऑपोजिट में क्या आएगा, रिएक्शन। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, एक्शन आएगा, तो ऑपोजिट में फिर से क्या आएगा, रिएक्शन। ऐसे ही चेन बना रहेगा। इतना मेंशन किए आप, ठीक है। एंड ये रिएक्शन कहाँ पे रहता है, एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल के अंदर। जो हम हैं हमारे साथ अपने सोसाइटी का, सोसाइटी कहाँ पे है, फिजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। इतने पोर्शन को पॉइंट वाइज दो पॉइंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, हो गया। अभी कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन कैसा आता है, उसको हम ऐड करेंगे माल एडजस्टमेंट के साथ, बिकॉज एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट सेम टाइप का आंसर है। क्वेश्चन जो भी आए आपको दोनों को एक साथ लिखता है, दोनों को एक साथ ज्वाइन करके लिखना है।
ठीक है? तो अभी क्या कर रहे हैं देखिए। सो दैट इज क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट माल एडजस्टमेंट, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट। ठीक है, कौन से कॉजेस हैं? तो कॉजेस ऐसा आया ना, तो ओनली कॉजेस तक लिख के एंड नहीं करना है, आपको रेमेडीज भी लिखने हैं, टाइप्स भी लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हो तो आपको डिटेल्ड थोड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा तो डेफिनेशन देंगे माल एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। सो माल एडजस्टमेंट इज अ टर्म, क्या है? एक टाइप का टर्म है, हाँ वर्ड ही है तो टर्म ही बोलेंगे। तो माल एडजस्टमेंट इज अ टर्म यूज इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स दैट इज अ मनोविज्ञान में। जैसे आपके मन को, बच्चे के मन को समझने के लिए हम कोई साइंस रखे हैं ना, लॉजिक रखते हैं, तो वो होता है साइकोलॉजी। तो ये यहाँ पे बच्चों के ऊपर, ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, सो यूज्ड इन साइकोलॉजी टू रेफर द इनएबिलिटी to react successfully and satisfactorily to the demand of one's environment। जो एनवायरमेंट का डिमांड है, ठीक है, उसमें आप सक्सेसफुली रिएक्ट नहीं कर पा रहे, इनएबिलिटी, आप में एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी टू रिएक्ट सक्सेसफुली एंड सेटिस्फैक्टरीली। आप जो काम कर रहे हो ना, उसका कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको जो सोसाइटी ने वर्क दिया था आपने उतना फुलफिल नहीं कर पाए, उसके रिजल्ट, उसकी नीड के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो नहीं कर पाए। सो दैट इज कॉल्ड माल एडजस्टमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? माल एडजस्टमेंट। ओके, अभी इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं देखिए। साई एंड लो कॉन्फिडेंस, क्या हो सकता है? साई, साइनेस होता है ना, शाय एंड लो कॉन्फिडेंस। शाइनेस इज एसोसिएटेड विद द सेल्फ कॉन्सियसनेस, आप खुद से कॉन्सियस है कि नहीं वो देखिए। एंड लो सेल्फ स्टीम, कोई कोई होता है ना पर्सन इंट्रोवर्ट होता है, खुद के बारे में सोचता है बट किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, किसी के सामने जाने को उसे पसंद नहीं आता, किसी से रिएक्ट करने को पसंद नहीं आता। सो इसलिए इनको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो है क्या होंगे? बहुत ही साई होते हैं। अभी इंट्रोवर्ट में भी मतलब वेरिएशंस हैं, दैट इज समटाइम्स इंट्रोवर्ट्स बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, और कुछ टाइम पे ये लोग बहुत साई होते हैं। सारे लोगों का ना अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ये पर्सन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि अपने दुनिया में ही अकेले रहना पसंद करते हैं, साइनेस सोइंग करते हैं। एंड ये साइनेस उनके सेल्फ स्टीम, दैट इज जैसे होता है ना, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, मैं एक पर्सन हूँ जो कि सारा कुछ सॉल्व कर सकती हूँ, जो ये पॉजिटिव थिंग्स है ना, इनमें नहीं रहता। ये खुद के बारे में ही अननोन रहते हैं, दैट इज दे डोंट नो what they are actually doing in the society or why they are exist in the society। उनको पता नहीं है क्यों रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए करना है, कुछ नहीं पता। सो दे आर ऑफन साइलेंट एंड अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, कुछ लोग होते हैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, दैट मीन्स वो साई होते हैं बहुत ज्यादा। हो गया पहला, ये माल एडजस्टमेंट का पहला रीजन है। सेकंड, फियरफुल, डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो चिल्ड्रन आर fearful एंड स्टे अवे फ्रॉम द हायर क्लास सोसाइटी ही आ रहा है, हायर क्लास स्टूडेंट्स एंड फियर डार्कनेस नॉइजेस। होते हैं ना स्कूल में, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों को बहुत डरते हैं, वो थिंक करते हैं बड़े बच्चे उनको पकड़ के कहीं पे फेंक देंगे, कोई पनिशमेंट देंगे उन्हें, जस्ट लाइक रैगिंग करेंगे एक्सेट्रा, ये डर रहता है उनको। डर रहता है किससे? अंधेरा से, डार्कनेस से। कभी कभी होता है ना बड़े बच्चे डार्क रूम में बंद कर देते हैं छोटे बच्चों को, तो वो डर जाते हैं। नॉइजेस, कोई आके उनके पास चिल्ला देता है, तो वो सब उनको प्रॉब्लम लगता है, ये हो गया फियरफुल। अभी नेक्स्ट आता है एंजाइटी। It is an emotional state of an individual in which students are anxious, tense and worried। इस स्टेज में क्या होगा? बच्चे चिड़चिड़ा हो जाएंगे, देन टेंस्ड हो जाएंगे, वरीड रहेंगे। इंडिविजुअल इमोशनल स्टेट मतलब पूरा नेगेटिव इमोशंस है, सारे नेगेटिव इमोशंस यहाँ पे भर गए हैं। एक्सट्रीमली एग्रेसिव, कभी कभी बच्चे बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, माल एडजस्टमेंट है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो चिढ़ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। सो स्टूडेंट्स ट्राइज टू डोमिनेट अदर्स एंड बीट फाइट विद अदर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स क्या ट्राई करते हैं? डोमिनेट करने को ट्राई करते हैं। एग्रेसिव बच्चों को देखें, वो ऑलवेज क्या करते हैं ना, आपके ऊपर चढ़ के बात करेंगे, ऐसा टाइप का है। वो यहाँ जज नहीं करेंगे आप बड़े हो छोटे हो, वो आपके ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट ट्राइज टू डोमिनेट, आपको दबा के रखेंगे, डोमिनेट करेंगे। एंड बीट, किसी को काट देना,
ठीक है, फाइट करना, ऐसे करते रहते हैं अदर बच्चों के साथ। इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन सफर फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। वो अकेले रहते रहते डिस्टर्ब्ड हो गए, या फिर वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं बिकॉज उनके घर पे पेरेंट्स बहुत ही झगड़े कर रहे हैं या बिहेवियर सबका खराब है ऐसा। तो उनका जो जस्ट लाइक बिहेवियर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड वाला है, मतलब गुस्से वाला है। कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, कभी कभी मार देते, कोई चीज़ों को पकड़ते फेंक देते, ऐसा है दे सो वीपिंग। कभी कभी ना वो ऐसे ही खुद से ही रोते रहेंगे, आंसू पूछते रहेंगे, ऐसे करेंगे। एंड होता है ना वो अंदर ही अंदर रोना, दैट इज कॉल्ड वीपिंग, वैसा टाइप का। क्वेरलिंग, दैट इज अ क्वेलिंग करना, दैट इज झगड़े करना। नेल वाइटिंग, डर के मारे होता है ना कभी कभी, ऐसे नाखून काटते रहते हैं मुंह से ही, ऐसे नाखून को दबाना चबाना, ऐसा टाइप का। थंब सकिंग, कुछ बच्चे होते हैं उनका बचपना नहीं गया है, बड़े हो गए बचपना नहीं है, ऐसे थंब को सक करते रहते हैं, ऐसे टाइप का। अभी देखो कॉजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या क्या हो सकता है, कौन सा फैक्टर्स हैं एक्चुअली। तीन फैक्टर्स हैं, स्पेशली थ्री फैक्टर्स आते हैं। होम, स्कूल, स्पेशल। होम मीन्स अभी घर का एनवायरनमेंट, घर का इकोनॉमिक कंडीशन, बच्चों का जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो, एंड पेरेंट्स का एम्बिशियस होना, हाईली एम्बिशियस थिंकिंग रखना बच्चों के लिए, ये भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते उसके साथ। अभी देखिए पहला, सो होम फैक्टर दैट इज द अनहेल्दी एनवायरनमेंट। कभी कभी अगर घर का एनवायरनमेंट, माहौल बहुत ही खराब हो तो क्या होगा, नॉट congenial environment at home leads to maladjustment। अगर सपोज थिंक कर लीजिए, जिस एनवायरनमेंट में बच्चे एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसा एनवायरनमेंट हो अगर घर का, तो क्या होगा, बच्चे माल एडजस्टमेंट करेंगे, दैट मीन्स एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मेंटली वो इल रहेंगे, वो मेंटली इल रहेंगे, हेल्थ वाइज वो भी इल रहेंगे, मतलब बीमार रहेंगे अंदर से पूरा, दिमाग से भी शरीर से भी। चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज आर माल एडजस्टेड, होता है ना कुछ टाइम के बाद कोई एक पेरेंट्स के अंदर कुछ बना नहीं, सो वो लोग डाइवर्स्ड हो गए। ठीक है, अभी वो तो दे गेट डाइवर्स्ड, बट उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो किधर जाएगा, उसको तो दोनों के साथ रहना है, दोनों के प्यार को चाहिए, दोनों एक साथ रहने से वो हैप्पी होता, बट इसकी वजह से उसको सफर होना पड़ा, एंड दैट इज कॉल्ड माल एडजस्टेड। ठीक है, अभी देखिए पोवर्टी, गरीबी, बच्चों में अगर गरीबी रहे तो क्या होगा, parents are unable to fulfill genuine needs of the children due to financial problem which leads to maladjustment। कभी कभी होता है ना बच्चों का बेसिक नीड्स होता है, जैसे उनको बुक्स चाहिए, बेसिक नीड्स तो खाना पापा दे रहे हैं, उसको छोड़ के भी कपड़े, थोड़ा अच्छा कपड़े पहनना है, जूते पहनने हैं, या फिर जस्ट कोई एक चीज पसंद आए उसको खरीदना है, पापा उसको फुलफिल नहीं कर पाए, उसके बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए, तो बच्चा क्या कर रहा है, एडजस्ट करने को ट्राई करिए, बट एक्सेसिव एडजस्ट जब हो गया तो वो बीमार हो जाएगा। तो ये चीज है। देन पेरेंटल एटीट्यूड, दैट्स द पेरेंट्स नेग्लेक्टिंग चाइल्ड। बहुत टाइम में पेरेंटिंग स्टाइल हम पढ़ रहे थे, आप लोगों के बुक में नहीं है बट वो इम्पोर्टेंट था। दैट इज पेरेंटिंग स्टाइल में ना एक नेगेटिव टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं बट पेरेंट्स ऑलवेज डोमिनेटिंग टाइप, रेस्ट्रिक्टिव पर्सनालिटी कैरी करते हैं। रेस्ट्रिक्टिव पर्सनालिटी मीन्स मैं आपको रेस्ट्रिक्ट करती हूँ कि आप इस एरिया से कहीं नहीं जाओगे, आपको एक डेडलाइन दिया जाएगा, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा टाइप का। सो इस टाइम में क्या हो गया, पेरेंट्स ऑलवेज नेग्लेक्ट किए बच्चों को, ओनली अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने जो बोल सकते हैं ना हायर सोसाइटी के जो क्लासिज्म को शो करने के लिए। नॉट गिविंग लव एंड अफेक्शन और बीइंग पार्शियल टू द चाइल्ड कॉजेस माल एडजस्टमेंट। बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम देना या टाइम बिल्कुल ना देना, लव अफेक्शन बिल्कुल नहीं दिखाना, तब बच्चे माल एडजस्टेड होंगे। ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स, ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। अभी के टाइम पे ना मैक्सिमम पेरेंट्स यही करते हैं। अभी के टाइम पे क्या, नॉर्मली मैंने 90s कि जो पेरेंट्स को देखा 90s से लेके अभी जो आपका सेंचुरीज चल रहा है, मतलब हम 21st सेंचुरीज में है, तो इस टाइम के जो सेंचुरीज में क्या हो रहा है ना चेंजेस, सारे पेरेंट्स थिंक करते हैं वो कैसे पढ़ के आए हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं या फिर कितने आगे चल रहे हैं या कितने पीछे चल रहे थे अपने टाइम पे, वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते, वो थिंक करते हैं
कि हम पढ़े हैं तो हम टॉपर्स हैं, हम पढ़े हैं दैट मीन्स वी आर टॉपर्स, वी आर जस्ट लाइक कि हायर क्लासेस में है हम, ऐसा थिंक कर लेते हैं। जो एजुकेट होता है ना, कुछ कुछ कम पढ़े लिखे एजुकेट होते हैं, जस्ट मीन्स वो बहुत अच्छे नहीं पढ़े बट नॉर्मल पढ़े, फिर भी वो थिंक करते हैं कि दे आर सुपेरियर, वो बहुत बड़े हैं। एंड वो डील करते हैं कि अपने बच्चों के साथ तुमको अगर कुछ भी चाहिए तुमको मिलेगा, बट तुम्हें क्या करना है अपने लाइफ में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, या एम जो है आपका बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके थ्रू तुम्हारा जो गोल होगा, अचीवमेंट होगा, उससे मैं प्राउड फील करूंगा। बट बच्चों का कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, कोई चीज को पकड़ रखने का जो कैपेसिटी होता है, दैट मीन स्टोरिंग कैपेसिटी कितना है, वो सब नहीं पता। बच्चा कितना कर पा रहा है, कितना डर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट से, कुछ नहीं पता। ओनली वो फर्स्ट होना चाहिए। बच्चों का अभी कैपेबिलिटी है ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं, वो फर्स्ट होगा तो होगा क्या। सो इसमें क्या हो गया, जो ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स है ना, उसके थ्रू बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे एंड माल एडजस्टमेंट में रह जाएंगे, एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे, इतना है। ठीक है, ये होम फैक्टर था। अभी स्कूल फैक्टर पे चलता है। स्कूल फैक्टर में कौन आएगा, बच्चों के साथ अभी आएंगे टीचर्स। सो पीपल टीचर रिलेशनशिप, पीपल मीन स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। सो पीपल टीचर रिलेशनशिप, टेंस्ड रिलेशनशिप कॉजेस इनसिक्योरिटी इन स्टूडेंट्स एंड लीड टू माल एडजस्टमेंट। जैसे होता है ना, कुछ कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, या फिर उनको देखने से ही छोटे बच्चे बहुत डरते हैं। जब बच्चे टाइम पे हमारे भी कुछ टीचर्स थे जिनको हम देखने से बहुत डरते थे, बिकॉज उनके हाथ में एक डंडा रहता था, या फिर उनके नाम पे बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के स्टोरीज थे जिससे हम बहुत डरते थे। तो ऐसा टाइप का अगर बिहेवियर रहा, रिलेशनशिप रहा एक टीचर्स के साथ, देन इनसिक्योरिटी आएगा कि टीचर मुझे मारेंगे, मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा है फिर भी करके ले जाना है, जैसे तैसे कहीं से भी कॉपी करके। तो इससे मैं सीखा कितना, एज ए स्टूडेंट मैं कितना सीखी, कुछ नहीं सीखी, ओनली मैं डर के कर रही हूँ। तो दैट इज पीपल टीचर का रिलेशनशिप यहाँ पे खराब हो गया, एंड उसके थ्रू उसे एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, अभी देखिए फेल्यूर। फेल्यूर और पुअर परफॉर्मेंस, कभी कभी बच्चों का पुअर परफॉर्मेंस भी होता है, कभी कभी हम जीरो में भी आउट होंगे, बहुत अच्छे पढ़ते हुए भी आप कभी कभी आउट होंगे, ये बाय चांस में होता है। कोई मेंटली प्रेशर हो सकता है, कुछ हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, कभी कभी उसका आइडेंटिटी या रोल कंफ्यूजन्स होते हैं। तो इस टाइम में पुअर परफॉर्मेंस होता है, फेल्यूर होता है, तो उसमें बच्चों के साथ अच्छे से डील करना चाहिए। नेक्स्ट, डिफेक्टिव करिकुलम। अभी स्कूल का अगर करिकुलम अच्छा ना हो, जैसे आप एक रूल को फॉलो करते हैं ना, दीज आर द बुक्स इंक्लूड और इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ childhood and growing up structures, behaviors, and how child involved in the society or different showing different types of plays etc हमने पढ़ा। अभी इस बुक में ये सब नहीं हो के अगर रहता कि बड़ों को कैसे डील करना है, बड़ों के साथ रहता, तो आप क्या स्कूल के टीचर होते, प्रॉपरली नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव करिकुलम। तो स्कूल करिकुलम इज नॉट डाइवर्सिफाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईच स्कूल के लिए अलग अलग करिकुलम है। करिकुलम शुड बी यूनिक एंड जस्ट लाइक ये यूनिट होना चाहिए, यूनिटरी रिलेशनशिप शो करेगा। यूनिटरी क्या होता है, जस्ट लाइक यूनिवर्सल बोल सकते हैं, यूनिटरी भी बोल सकते हैं। जैसे इस स्कूल के लिए अगर एक ही करिकुलम है, फिक्स्ड है, तो बाकी 10 स्कूल्स के लिए भी सेम होगा। एक एरिया में अगर इतने स्कूल्स है, सबके लिए सेम होगा। दिल्ली बोर्ड पे अगर ये करिकुलम चल रहा है, तो आपको भी यही करिकुलम यहाँ पे भी फॉलो करना है। ऐसा टाइप का करिकुलम फिक्स्ड होना चाहिए, नॉट बी डाइवर्सिफाइड। सो यहाँ पे स्कूल करिकुलम इज नॉट डाइवर्सिफाइड, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। करिकुलम कभी भी बच्चों के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। मैथड शुड बी देयर एंड मेथड्स अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट, नीड ऑफ द चाइल्ड, उसको यूज करना चाहिए टीचर्स को। दैट मीन टीचर्स यूज करेंगे प्रॉपर टाइप्स के मेथड्स को। कौन से मेथड्स को पढ़ाएं तो कैसा होगा, जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ओनली आपको लेक्चर मारती तो आप बोर हो जाओगे। मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं यहाँ पे क्या होता, अगर ये फेस टू फेस होगा तो हम बोर्ड्स में पढ़ेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो ये हो गया एक प्रॉपर टाइप ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट ओनली वन वे अगर रहा एंड बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, तो वो हो गया डिफेक्टिव करिकुलम।
ठीक है? इसके थ्रू बच्चों का रिजल्ट्स क्या आएगा? पुअर परफॉर्मेंस, बिकॉज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी स्टडी नहीं हो रहा है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा होगा एंड बच्चे माल एडजस्टेड हो जाएँगे, फिर से माल एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ-कुछ बच्चे होते थे, हमारे फ्रेंड्स भी होते थे स्कूल में, कि वो डरते थे स्कूल में उनका रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा अगर वो क्वेश्चन आस्क कर ले। 12-13 इयर्स के बच्चों को भी रिस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज लगता है एंड उस रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, उनके डाउट्स वैसे ही रह जाते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं, वो भी माल एडजस्टमेंट कर रहा था, बिकॉज उसका फेक रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उसने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछा एंड उसको आधा चीज नहीं पता। ये सिस्टम था। देन आता है एग्जामिनेशन सिस्टम। फ्रीक्वेंट एग्जाम्स कॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द स्टूडेंट्स माइंड, रिजल्ट इन माल एडजस्टमेंट। अभी फ्रिक्वेंटली अगर एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी थिंक कर लीजिए कि मैं आज आपको पढ़ाई, कल फिर से एग्जाम, फिर परसों पढ़ाई, फिर से एग्जाम, ऐसे करते रहे तो क्या होगा? आप लोग एक दो दिन चलेगा, फिर जैसे जैसे 3-4 डेज हो जाएगा ना, आफ्टर 3-4 डेज आप क्या फील करेंगे? स्ट्रेस फील करेंगे कि मुझे ये प्रेशराइज्ड हो रहा है प्रेशराइज्ड हो रहा है एंड मुझे उस चीज़ के साथ एडजस्ट करना है या फिर उस चीज़ को छोड़ देना है, ऐसा ही होगा। तो एग्जामिनेशन सिस्टम में भी फेल्योरिटी इसी के अकॉर्डिंग आता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एग्जाम लगा रहे हैं देन बच्चों का रिजल्ट्स डिक्रीज होगा, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस बेस्ट करता है स्टडी के ऊपर। स्टडी अगर प्रॉपर नहीं है, वो एक्सप्लोर नहीं किए एंड उसी के अकॉर्डिंग उनके एग्जाम्स में भी रिजल्ट खराब आएंगे। ये हो गया। अभी आ गया स्पेशल फैक्टर्स। अभी स्पेशल फैक्टर्स में बाकी जो जो रहे वो सब लिखना है। तो दैट इज जस्ट लाइक सोशल फैक्टर्स है। सोसाइटी प्लेज ए important role, or that is called the vital role in the child's development. Sometimes he faces problem in adapting to social norms. कुछ कुछ रूल्स होता है ना सोसाइटी के, हमें बुरा लगता है, मानने को मन नहीं करता है। क्यों? बिकॉज हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बट when we not गेटिंग दिस इक्वल अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेरियोटाइप्स, ये जो थॉट चलता है ना, स्टेरियोटाइप्स, हाँ तुमको गर्ल है, तुमको बाहर नहीं जाना है, तुमको बेबीज लेना है, ये जो थोड़ा बहुत अभी के लिए मैं बोल रही हूँ, या फिर सोसाइटी में जो हायर क्लास लोअर क्लास है उसके अकॉर्डिंग भी, या फिर सोसाइटी में अगर सिंगिंग को लेके आप पढ़ाई करते हो तो अभी के टाइम पे उतना ज़्यादा क्या मिलता है आपको, ऑनरेबल प्लेसमेंट मिल जाती है, बट उसमें भी क्वेश्चन आता है क्या तुमको इससे मनी मिलेगा या तुमको ओनली ही रिस्पेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों में ना एडजस्ट होना पड़ता है। तो हम जब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके रूल्स हैं, लॉज है, फॉलो नहीं कर पाते, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होती है एंड माल एडजस्टेड हो जाते हैं। देन सेकंड, that is lack of recreational activity. Children not able to fulfill their physical and mental need by recreational activities like dance, sports, space, emotional tensions and maladjustment. ऐसा होता है ना, कभी कभी बोला जाता है अगर आप टेंशन में हो तो दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाओ एंड उसके थ्रू आपको हैप्पीनेस मिलेगा एंड आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। वो बड़ों बच्चों के लिए है, पर छोटे बच्चे क्या करेंगे? उनको अगर स्कूल्स भेजा गया, स्कूल से आए, घर में खाना खाए, अगेन गेम्स के लिए भेज दिए, स्पोर्ट्स के लिए भेज दिए। ऐसे गेम्स खेलना एंड स्पोर्ट्स को अपना एक कैरियर जैसा चूज करने के लिए खेलना डिफरेंस है। बच्चा स्ट्रेस ले रहा है खुद के लाइफ में एम को फिक्स करने के लिए। वैसे डांस और सिंगिंग भी सेम चीज है, स्टडी के साथ एनी वन थिंग को डालना जो कि बच्चे का कैपेसिटी के बाहर है, तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का काम करेगा एंड उसके थ्रू वो माल एडजस्टमेंट स्टार्ट करेगा, वो इमोशनल हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। अभी देखो लास्ट, दैट इज फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ स्कूल। कुछ होते हैं ना पेरेंट्स, उनके जॉब चेंज होते रहते हैं, मदर का या फादर का जॉब चेंज होते रहता है। अभी जॉब जहाँ जहाँ चेंज हुआ, बच्चे को भी हम चेंज करके ले गए। दैट मीन्स कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसमें? स्कूल बदलाव, दैट इज अ स्कूल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो पढ़ता था, 2 साल पढ़ा नहीं, फिर से वो बाहर गया दूसरे स्कूल में पढ़ा, वहाँ पे फिर हुआ नहीं, 2 साल के बाद फिर से दूसरे जगह चला गया, शिफ्ट हो गया, वहाँ पे जाके पढ़ा। तो ये सब जो चीज होता है ना, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर करता है एंड उसकी वजह से रिजल्ट में क्या आएगा? डिफिकल्टी ऑफ एडेप्टिंग टू न्यू स्कूल एनवायरमेंट। हर एक बार न्यू स्कूल एनवायरनमेंट आ रहा है तो चेंजेस आएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आए। अभी देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। अभी जो जो पॉइंट्स वहां पे लिखे थे ना वही पॉइंट्स हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? इतना ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना, आपने जो जो समझा ना पॉइंट्स को, ओनली ऐसे डायग्रामेटिक कर दोगे। समझ आया? ऐसे डायग्रामेटिक कर देना है। हेल्थ एडजस्टमेंट 2 लाइन लिखना है,
ठीक है? ऊपर के जितने पॉइंट्स ना उतना एनफ है, उसके अकॉर्डिंग 2-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा, हो गया। हेल्थ एडजस्टमेंट क्या करते हैं आप? सो हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर आप एडजस्ट करो, दैट इज़ आप थिंक करें, सपोज़ थिंक कर लीजिए कि मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, ठीक है? हैंडीकैप्ड पर्सन हूँ, हैंडीकैप्ड चाइल्ड हूँ। मेरा एक पैर नहीं है। तो अभी अगर मैं आप लोगों के साथ एक साथ स्कूल जा रही हूँ, सपोज़ थिंक दैट कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, ठीक है? आप लोगों के साथ स्कूल जा रही हूँ, तो क्या होगा? मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चों के जैसा ही फ़ील कर रही हूँ खुद को। खुद को सेपरेट फ़ील नहीं किया आपसे। तो दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ एडजस्टमेंट। मैं उससे हैप्पी हूँ बिकॉज़ किसी भी पर्सन ने आप में से मुझे हैंडीकैप नहीं बोला। मुझे नहीं बोला कि तुम ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं बोला। सो हम फिज़िकली और हेल्थ वाइज़ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इतना 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है? देन इमोशनल डेवलपमेंट में इमोशंस को हम क्या करेंगे? इफ ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशन इन अ प्रॉपर वे एट अ प्रॉपर टाइम, देन उसे इमोशनली एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। दैट इज हम बोल सकते हैं कि वो एडजस्ट कर रहा है थोड़ा मोड़ा, दैट इज अ 1 to 2%। अगर मैं आपको मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली मेंबर्स थिंक करके सारा इमोशनल पॉइंट्स को बता दूं, तो मैं हैप्पी रहूंगी आपके साथ। तो दैट इज अ इमोशनल एडजस्टमेंट। हम दोनों चीज का ना क्या बोल रहे हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट का माल एडजस्टमेंट के साथ अलग कर रहे हैं। दैट इज एडजस्टमेंट मीन्स मैं एडजस्ट हो जाए। अगर वो चीज बढ़ गया, दैट इज इमोशनल फैक्टर और भी ज्यादा बढ़ गया, माल एडजस्टेड हो जाएगा। तो वो पॉइंट है। सोशल एडजस्टमेंट सेम चीज, सोसाइटी में मैं अगर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करी हूँ एंड हारमोनियस लाइफ मेंटेन करी। व्हाट इज दैट? हारमोनियस लाइफ विथ इक्वल पेस हम मूव करें। पेस दैट इज अ रिदम। हमारा जो डेवलपमेंट होगा विद अ पर्टिकुलर रिदम, सॉरी रिदम, रिदम के थ्रू चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, जो भी चीज फॉलो करना है उसे फॉलो करेंगे एटसेट्रा। ये थर्ड पॉइंट। इतना 2 लाइन सिर्फ लिखना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट, होम एडजस्टमेंट। होम इज अ सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सिक्योरिटी फील होता है, मेंबर्स भी हैं एंड हमारे अंदर ना रिलेशनशिप भी रहता है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम अगर क्या करें, एक साथ मिलजुल के कर लें, सॉल्व कर लें, तो ईजी हो जाएगा। इतना होम एडजस्टमेंट हो गया। अभी स्कूल और ऑक्यूपेशन एडजस्टमेंट। स्कूल क्या है? स्कूल में भी डिफरेंट रोल्स प्ले करना पड़ता है। अभी स्कूल में ना आप क्या करते हो, वहाँ पे पोजिशनली वहाँ पे आप कुछ टाइम पीरियड के लिए रह रहे हो, ऑक्यूपाई कर रहे हो। उस पोजीशन में आप कुछ टाइम के लिए रहते हैं, 6 to 8 आवर्स के लिए। अभी उस जगह पे हम क्या करेंगे, अच्छे से उस एनवायरनमेंट के साथ डील करेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, दूसरे बच्चों के साथ एंड अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये इज नॉर्मल ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, ठीक है? इतना पॉइंट है। समझ आया इतना पॉइंट? कैसे लिखना है पता है? पता रहा? अगर नहीं लिख पाए तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर बता दूंगी। समझ आया इतना? यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं।